एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझने वाले। देखिए, मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टेक्निकल है, पर आपको भी पता है कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इसके आगे के जितने भी टेक्निकल टॉपिक्स है, चाहे वो जुरिसडिक्शन ले लो, अपील ले लो, जज, मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का डिफरेंस ले लो, सारी टेक्निकल चीजों की शुरुआत ही होती है इस कंसेप्ट को समझने से। तो चलिए इस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली इंडिया में कोर्ट्स का ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। आपको इंटरनेट पे डिफरेंट फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, पर मुझे सबसे अच्छे से इस फ्लो चार्ट से समझ में आया, तो हम ना इसी को अलग अलग पार्ट्स में अच्छे से समझेंगे, फिर वीडियो के एंड में इसे कंबाइन करके एक अच्छा क्विक रिविजन भी कर लेंगे। ये फ्लो चार्ट आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को लेके ही होता है। तो हम वीडियो की शुरुआत ही ऐसे करते हैं, पहले लोअर कोर्ट समझेंगे, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर एक क्विक रिवीजन करेंगे। किसी भी लेक्चर या वीडियो के स्टार्टिंग में अटेंशन स्पैन सबसे अच्छा होता है, तो उसका पूरा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारी हायरार्की की स्टार्टिंग होती है लोअर कोर्ट से। ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट्स होते हैं और इसमें आती हैं तीन चीजें: कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, मुंसिफ कोर्ट और लोक अदालत। हर एक चीज को हम अच्छे से आराम से समझेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, जो भी लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट्स होते हैं ना, ये सिविल केसेस से डील करते हैं, क्रिमिनल केसेस से नहीं। और दूसरा, ये जो कोर्ट्स है, इनमें जो डिफरेंस होता है, ये पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का होता है। अब जुरिसडिक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन को एक एक करके एक्सप्लेन किया है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर द मैटर ऑफ दिस वीडियो, पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन मतलब किसी भी केस में क्या वैल्यू अटैच है, कितने वैल्यू का केस है, कितने अमाउंट का केस है, उस हिसाब से जुरिसडिक्शन ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस 1 से लेके 5,000 तक का केस डील कर रहा है, तो मुंसिफ कोर्ट उससे बड़े केसेस 6 से लेके 11,000 तक के केस डील करेगा। तो द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट इन आवर हायरार्की इज कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, उससे बड़े होते हैं मुंसिफ कोर्ट। अब लोक अदालत जो होता है, ये कोर्ट नहीं होता है, ये एक सेटअप होता है, ये एक फोरम है। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज किसी कोर्ट में जाती है पेंशन का केस लेके या कोई भी केस लेके, और वो कोर्ट बोलता है कि इस केस में ना आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए लोक अदालत भेजा जाता है। तो लोक अदालत एक कोर्ट नहीं होता है, ये आउट ऑफ सेटलमेंट करने के लिए एक फोरम होता है, एक सेटअप होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसा। तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ हमने क्या समझा कि लोएस्ट हायरार्की में आते हैं लोअर कोर्ट्स, जिसमें 3 होते हैं: कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, मुंसिफ कोर्ट और लोक अदालत। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है, ये हर जगह नहीं होते, ये मेट्रोपॉलिटन शहरों में ही होते हैं, उन शहरों का केस का बर्डन कम करने के लिए। तो अगर केस एक्स्ट्रा होते तो उन्हें फॉर्म कर लिया जाता है, वरना नहीं होते। पर नॉर्मल जो हायरार्की होती है वो ऐसी ही होती है। ठीक है, अब इनके जस्ट ऊपर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब अचानक से बोर्ड पर बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी, जिसे देखकर घबराना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि आज आप कितनी सारी नई इंफॉर्मेशन सीखने वाले, और एक एक करके हम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अब ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, और इनके भी 3 कैटेगरीज होते हैं: सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स। इनके पैरेलल एक और स्ट्रक्चर होता है स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स का, जिन्हें हम आगे जाके समझेंगे। बस अभी आप ये ध्यान रखिए कि इनके पैरेलल भी स्ट्रक्चर होता है, तो अभी के लिए हम इसे पेंडिंग रख देते हैं। कमिंग बैक टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। अब ये जो सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, ये एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि ये मेरा कोर्ट है, मैं जज हूं। जब मैं किसी सिविल केस से डील करूंगी, तो मेरा नाम हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज और ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब मैं ही किसी क्रिमिनल केस से डील करूंगी, तो मेरा नाम हो जाएगा सेशन जज और ये हो जाएगा सेशंस कोर्ट। तो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एक ही होता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा टाइप का आप केस सुन रहे हैं, उस हिसाब से नाम चेंज हो जाता है। अभी जो हायरार्की है ना, ये डिफरेंट है, इसलिए हम इसे सेपरेटली डील करेंगे। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट, जो सेम ही चीज होती है। तो ये तो हो गई हाईएस्ट इन हायरार्की। अब लोएस्ट इन हायरार्की जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगी सिविल जज क्लास 2 और यहां पर हो जाएगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। अब अगर कोई कैंडिडेट जुडिशरी की एग्जाम क्लियर करता है, तो उसका अपॉइंटमेंट, उसका प्लेसमेंट कहां पर होगा? 4 कोर्ट्स में हो सकता है: कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, मुंसिफ कोर्ट, सिविल जज क्लास 2 या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास में। पर जब प्रमोशन की बात आएगी, तब वो कहां जाएगा? सो फॉर द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, इन चारों कोर्ट्स को एक ही समान ट्रीट किया जाता है और इन चारों का इन पोस्ट में प्रमोशन होगा। वैसे हु लुक्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन से जज का कहां पे अपॉइंटमेंट होगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगी है। तो अगर आपको इस वीडियो की एडिटिंग स्टाइल अच्छी लग रही हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो आपको पीडीएफ मिलने वाला है क्विक रिविजन के लिए, अगर आपको वो अच्छा लग रहा हो, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टीम को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो इसी तरीके के मेरे कुछ कोर्सेज भी है, जैसे हमारा न्यूली लॉन्च 3 न्यू क्रिमिनल लॉ का कोर्स, या मेरा फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोर्स। इन कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो ये तो हो गए हायरार्की के लोएस्ट और हाईएस्ट कोर्ट, पर इनके बीच के जितने भी कोर्ट्स होते हैं, इनमें ज्यूरिसडिक्शन का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिविल कोर्ट्स की बात करें, तो ये जो कोर्ट है, ये 25,000 तक के मैटर सुन सकता है, ये 50,000 तक के मैटर सुन सकता है और उसके ऊपर के। पर वहीं अगर हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें, तो बात इतनी सिंपल नहीं है। समझते कैसे? देखिए, इसमें भी ज्यूरिसडिक्शन का डिफरेंस तो है ही। तो अगर ये 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, तो ये 2 साल तक की, ये 7 है उसके ऊपर की, और ये डेथ पेनल्टी की सजा दे सकते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन का डिफरेंस तो इसमें है ही, पर साथ ही में एक और डिफरेंस है, वो ये कि जो नीचे के 3 कोर्ट्स है क्रिमिनल कोर्ट्स में, इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब किसी भी केस को पहली बार सुनने की, उसके फैक्ट्स, उसके एविडेंस को एनालाइज करने की पावर को हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो क्रिमिनल कोर्ट्स में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ नीचे के 3 कोर्ट्स के पास है, ऊपर के कोर्ट्स के पास नहीं। एक और डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां आपने देखा होगा कि हम 2 टर्म्स यूज कर रहे हैं, जजेस और मैजिस्ट्रेट। चलिए उनका डिफरेंस समझते हैं। तो जब भी हम सिविल केसेस के सिलसिले में बात करेंगे, तो हम सिर्फ जजेस टर्म यूज करते हैं, क्योंकि सिविल केसेस में मैजिस्ट्रेट का कोई काम नहीं होता। वहीं क्रिमिनल कोर्ट्स में, क्रिमिनल केसेस में जजेस और मैजिस्ट्रेट ये दोनों टर्म यूज किए जाते हैं। और जजेस वर्सेस मैजिस्ट्रेट में जजेस के पास ज्यादा पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो डेथ पेनल्टी की सजा नहीं दे सकते, वो सिर्फ जजेस ही दे सकते हैं। देख के समझते हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट्स में ये जो नीचे के 3 कोर्ट्स होते हैं, इनमें मैजिस्ट्रेट टर्म यूज किया गया है, और इसलिए इन तीनों को हम मैजिस्ट्रेट कोर्ट कहते हैं। वहीं ये जो 2 है, इसमें जजेस टर्म यूज किया गया है, इसलिए इन दोनों को हम सेशंस कोर्ट कहते हैं। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर होती है, मतलब कोई भी क्रिमिनल केस होगा वो स्टार्ट तो यहीं से होगा। पर इन केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। डेथ पेनल्टी के लिए अपील ऊपर के कोर्ट्स में ही जाएगी। अब सेशंस कोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी की सजा दे सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि केस हाई कोर्ट ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं, बस डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करते वक्त आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। तो ये हो गया मैजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट का डिफरेंस, जजेस और मैजिस्ट्रेट के बीच का डिफरेंस। एक और चीज, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की हाईएस्ट हायरार्की में कौन सा आता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट। और अगर हम अपील की बात करें, तो ऐसा नहीं होगा कि जेएमएससी का केस जेएमएफसी जाएगा फिर सीजेएम के पास जाएगा, नहीं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट का जो भी केस होगा उसकी अपील सीधा सेशंस कोर्ट में ही जाएगी। अब सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के अलावा एक और कोर्ट होते हैं जिन्हें हम रेवेन्यू कोर्ट्स कहते हैं, जो लैंड रेवेन्यू मैटर्स से डील करते हैं। अब आप सोचेंगे कि लैंड मैटर्स को डील करने के लिए तो सिविल कोर्ट्स भी है, तो इनकी अलग से क्या जरूरत? तो जो सिविल कोर्ट्स होते हैं वो अर्बन लैंड रेवेन्यू मैटर से डील करते हैं। वही रेवेन्यू कोर्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉफिट, टैक्स, बाउंड्री इशू, टेनेंसी राइट, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मामले होंगे वो रेवेन्यू कोर्ट में डील की जाएंगे। और बाकी कोर्ट से अलग जो रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, इन्हें मेनली सिविल सर्वेंट्स प्रिसाइड करते हैं, इसलिए इसे हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी कहते हैं। चलिए जल्दी से इनकी हायरार्की समझ लेते हैं। तो सबसे नीचे आते हैं तहसील कोर्ट्स, जिन्हें प्रिसाइड करते हैं तहसीलदार या असिस्टेंट तहसीलदार, जो लोकल लेवल लैंड रेवेन्यू मैटर से डील करते हैं। इनके ऊपर आते हैं कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोर्ट्स, जो भी लैंड रेवेन्यू के मैटर डील करते हैं। और सबसे ऊपर आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिनका डिसीजन फाइनल होता है, और इनके अगेंस्ट अपील सीधा हाई कोर्ट में की जाती है। तो ये हुआ रेवेन्यू कोर्ट और इसकी हायरार्की। अब अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की हायरार्की को इन जनरल देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। एक कोर्ट के बाद दूसरे में अपील करो, फिर तीसरे में करो। तो वो केसेस जो अर्जेंट नेचर के होते हैं, या जिनको सुनने के लिए स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, या इन जनरल ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के केस बर्डन को कम करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए इन्हें समझते हैं। तो पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ये पैरेलल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि ट्राइब्यूनल्स इनके अंदर आएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इनके अंदर आएंगे, नहीं, ये सारे ही पैरेलल सिस्टम है। इन सारे ही कोर्ट्स की अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। दूसरा, अगर हम स्पेशल कोर्ट्स की बात करें, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके फैमिली कोर्ट्स, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कंज्यूमर कोर्ट्स। इनके अंदर आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी आते हैं, जिन्हें स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड केसेस को सुनने के लिए बनाया गया है। तो वो केसेस जो अर्जेंट नेचर के होते हैं,
इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स को बनाया जाता है। इनकी खुद के अपने लेजिस्लेशन होते हैं, अपना खुद का फ्रेमवर्क होता है जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। इसी की तरह होते हैं ट्राइब्यूनल्स, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं। मतलब ये ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम की तरह काम नहीं करते हैं और ये जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस रिलेटेड मैटर से ही डील करते हैं। और ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323A और 323B के अंदर। इन दोनों ही कोर्ट्स की अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो अगर हम फुल ओवरव्यू देखें तो ये हो गया आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स। अब इन सारे कोर्ट्स के ऊपर आते हैं किसी भी स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, जिनसे रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 आर्टिकल 214 से लेकर 231 में। अब जो आर्टिकल 214 है वो ये कहता है कि हर स्टेट का अपना खुद का हाई कोर्ट होगा। वहीं आर्टिकल 231 ये कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आपस में एक हाई कोर्ट शेयर कर सकते हैं। और इसलिए ये कुछ वो स्टेट्स है जो आपस में एक स्टेट शेयर करते हैं और इसलिए इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कैलकाटा का और न्यूएस्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया है 2019 में आंध्र प्रदेश में। हर हाई कोर्ट के अपने खुद के एक चीफ जस्टिस होंगे। चलिए हाई कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन होती है, क्या पावर्स होती है, ये समझते हैं। अगर हम हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और पावर्स की बात करें तो हर हाई कोर्ट के पास अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स का जुरिस्डिक्शन तो होता ही है, प्लस आर्टिकल 226 के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन भी होता है, जिसमें हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट या लीगल राइट इन्फोर्स कराने के लिए रिट इशू करने की पावर होती है। इसके साथ ही आर्टिकल 226 के थ्रू ही हाई कोर्ट के पास भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की भी पावर होती है, जहां वो बिना किसी पिटिशन के भी ऐसे केसेस जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं उनका कॉग्निजेंस ले सकते हैं खुद से। दूसरा है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होता है, जिससे वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट के एक्शंस को एग्जामिन कर सकते हैं और किसी भी लॉ या ऑर्डिनेंस जो उन्हें लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं उसे वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्टली हाई कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की। वो उसके नीचे आए सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ तक ट्रिब्यूनल्स में भी सजा सुना सकते हैं। एक और पावर जो हाई कोर्ट के पास होती है वो है अपने डिसीजंस को रिव्यू और करेक्ट करने की पावर, पर ये पावर लिमिटेड होती है। और इन सब के ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है और इसलिए इसे एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से पहले, मतलब आजादी से पहले, हमारे पास 2 इंस्टीट्यूशंस थे, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। फिर आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया और उसके तुरंत ही बाद 28 जनवरी 1950 को आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया और हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हरिलाल जे कानिया। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 आर्टिकल 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजंस की बात करता है और एट करंट हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 34 जजेस की। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नंबर, मतलब जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, जिन्होंने अलग अलग सालों में इंक्रीज किए। और जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कोलेजियम का। तो अगर आप कोलेजियम सिस्टम के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, 3 जजेस केस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कोलेजियम लिख सकते हैं एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। चलिए सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। तो पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 131 के अंदर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में होने वाले डिस्प्यूट डिसाइड कर सकता है, जैसे स्टेट वर्सेस स्टेट के इश्यूज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट या स्टेट्स के इशू, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का इशू, टैक्सेस, सेपरेशन ऑफ पावर, रिजर्वेशन या इंक्रोचमेंट जैसे इश्यूज। अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। दूसरा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 143 के अंदर स्पेशल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, जिसके तहत अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी लीगल इशू पर या क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ओपिनियन लेना चाहते हैं तो वो ये सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन होता है वो एडवाइजरी नेचर का होता है, मतलब ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तीसरा है सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रही है या नेशन वाइड लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर बात बनाई है या नेशनल सिक्योरिटी का अगर कोई इशू हो तो वो आर्टिकल 32 के अंदर
सुप्रीम कोर्ट उस केस में बिना किसी अपील या रिक्वेस्ट के वो अपने आप ही इस केस को सुन सकती है। चौथा है इलेक्शन पिटिशंस। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट या पिटिशन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के पास इन मैटर्स में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने की पावर है। ये किसी भी लॉ को वैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट नीचे के सारे कोर्ट्स में फॉलो किया जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ बनाने की पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो जब हम बहुत बार पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये लॉ क्यों नहीं पास करता, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ बनाने की पावर नहीं है। तो ये था आज का वीडियो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के ऊपर। इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगी है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, इस वीडियो की एडिटिंग स्टाइल पसंद आई हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है क्विक रिवीजन के लिए, अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टीम को बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट अस नो एंड वी विल गेट बैक टू यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो इसी तरीके के मेरे कुछ कोर्सेज भी है, जैसे मेरे 3 न्यू क्रिमिनल लॉ का कोर्स और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोर्स। डू चेक देम आउट। आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।